नमस्कार भारत, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने मैदान में आना शुरू कर दिया है, जिसके चलते बीएसपी ने विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण कार्ड खेला है। वहीं संभल में बीएसपी ने सांसद गिरीश चंद्र के बयान को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सांसद गिरीश चंद्र ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपना जनाधार खिसकाने के डर से ब्राह्मण समाज को गुमराह कर रही है। गौरतलब है कि ओबीसी और आर्थिक तौर पर पिछड़े स्वर्णों को मेडिकल की पढ़ाई में आरक्षण की घोषणा को चुनावी स्टंट बताते हुए गिरीश चंद्र ने कहा कि बीजेपी की इस घोषणा का हर्ष भी 2014 में हर व्यक्ति के बैंक खाते में 15 लाख देने की, बेरोजगारी के लिए 2 लाख नौकरियां देने के वादे की तरह ही होगा। बता दें कि बीएसपी नेता गिरीश चंद्र ने 9 अगस्त को संभल में प्रबुद्ध सम्मेलन का भी ऐलान किया है। इस सम्मेलन को बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करेंगे। जातिवाद की राजनीति को नहीं, हमने जातिवाद पे ना, हमारी बहन जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी को जातिवाद की बात करती है। हम सब जन हिताय सब सुखाय के आधार पर चलते हैं। सभी समान, सभी जाति धर्मों को पूरा सम्मान देने का काम करते हैं। आज भी हमारे साथ सब जाति धर्म के लोग हैं और 2007 में भी थे। आज भी सब जातियों के लोग हमारे साथ, सभी धर्मों के लोग हमारे साथ हैं। काफ़ी पार्टियां ये कह रही है कि बीजेपी का मिशन चल रहा है इस समय, लोगों को अपने जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, उसे भटकाने के लिए मिशन कोरोना चल रहा है। इसके अलावा कोई बीजेपी बात नहीं कर रही है। तो वाकई में विकास की और कानून की प्रदेश में क्या हालात हैं? अब हालात आप देख ही रहे। दलित की बेटी के दिन दहाड़े दिला कर जिसकी मृत्यु कर दी जाती हो, दिला के मार दिया जाता हो, उसके माँ बाप को बिना बुलाए तमाम हर रोज तमाम घटनाएं आप लोग बलात्कार, लूट, डकैती की हो रही हैं। जहाँ प्रेस वाले आप लोग भी अछूते नहीं हैं। तमाम हमारे प्रेस वाले भाइयों के साथ भी उनके भी मर्डर हुए हैं। तो आज कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। जो भी इनके पास जो टीवी है उसके माध्यम से जो अपना ये जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन गुमराह ज्यादा दिन लोग हुआ नहीं करते। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही कोरोना अस्पतालों में तैयारियों को लेकर सरकार ने टीम का गठन कर लिया है, जिसको लेकर झांसी में ज्वाइंट कमिश्नर ने जालौन के मुख्यालय उरई के मेडिकल कॉलेज की तैयारियों को परखा और जल्द कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान जालौन डीएम प्रियंका भी मौजूद रहीं। ज्वाइंट कमिश्नर मिथिलेश सचान ने बताया कि गैर प्रांतों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाए, जिससे कोरोना के आंकड़ों पर रोकथाम लगाई जा सके। वहीं जिला प्रशासन की माने तो कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक को लेकर सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और अस्पतालों में बेडों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही जिले में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। ये एक प्लान तो सक्रिय हो गया है फर्स्ट इनका, दूसरे वो अभी कुछ उस पर मैनीफोल्ड की कमी है, जिसको ठीक कराने के लिए उनको जल्दी बोला गया है, फिर इनको रोक करके तत्काल करा लें। मैम, मॉक ड्रिल का भी आपने साथ में रही हैं, आप देखा है आपने क्या? मॉक ड्रिल पे सारी तैयारियां इनकी थी, कुछ कनेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो जिसको बाद में फिर ठीक किया है इन्होंने। तो कहा गया है कि इनको ट्रेनिंग दे करके अच्छे से ट्रेंड कर ले, ताकि आगे दिक्कत ना हो जब बच्चे बढ़। उत्तर प्रदेश में अगर अपराधों की बात करें तो योगी सरकार पूरी दमखम के साथ अपराधियों पर सख्ती से शिकंजा कसती नजर आ रही है। वहीं तस्करों के खिलाफ पुलिस को सफलता भी मिल रही है। मैनपुरी में पुलिस ने 2 कुंटल गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला थाना कोतवाली मैनपुरी के रेलवे क्रॉसिंग के पास का है, जहां 4 तस्कर एक ट्रक में गांजे की तस्करी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से 2 कुंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है। अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला कि गांजा उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में सप्लाई की जाती है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है। पिछले कुछ समय से एक सूचना मिल रही थी कि गांजे की तस्करी का एक रैकेट सक्रिय है, इसलिए इस बिंदु पर कुछ सर्विलांस की भी मदद ली गई, कुछ एसटीएफ की मदद ली गई और इसके बाद कल 4 अभियुक्त जो संतोष, उमेश, राकेश और सुरजीत एटा और कासगंज के 3 एटा के रहने वाले, एक कासगंज का रहने वाला है,
तो इनको कल दिन में अरेस्ट किया गया और इनके पास से एक ट्रक HR55L 1835, इसमें केबिन के ऊपर एक कैविटी बनी थी जिसमें कि 2 कुंतल 5 किलोग्राम गांजा। किसान खेतियार मजदूरों को दिन रात खेत खलिहानों में काम करना पड़ता है और उन्हें 24 घंटे कई तरह की दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में अगर परिवार के कमाऊ सदस्य की अकाल मौत हो जाए तो पूरे परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान खेतियार जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांव, मार्केट यार्ड और ऐसे स्थानों पर आते जाते समय कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार अगर हो जाता है तो इस योजना के तहत मार्केट कमेटी द्वारा पीड़ितों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, रीढ़ की हड्डी टूटने पर स्थायी आवश्यकता होने पर 2.5 लाख रुपए और अंग भंग होने पर स्थायी गंभीर चोट होने पर 1,87,500 रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकार की अच्छी योजनाओं, किसान जैसे खेती में काम करता है, कोई हादसा हो जाता है पशु को, इंसान को, तो सरकार की सही पॉलिसी नजर आ रही है हमको। सरकार की जो स्कीम है, किसान के खेत में काम करते समय मृत्यु हो जाती है, सरकार उसे 5 लाख दे, मार्केट कमेटी द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर सुरक्षा योजना है। इसके तहत अगर किसी भी किसान का कृषि कार्य करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है उसके बेचारे के साथ, तो उसमें हम उसको सहायता देते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं। तो उस विक्टिम के लिए जैसे अगर बाय द वे डेथ हो जाती है तो उसको हम 5 लाख रुपए देते हैं। और अगर जैसे ब्रेकेज ऑफ बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी टूटे, उसको 2.5 लाख रुपए। तो इस हिसाब से एक उंगली के लिए 37,500 रुपये, 2 उंगली के लिए 75,000 रुपये और अगर 4 उंगली तो 1,25,000 रुपये। मैक्सिमम 5 लाख रुपए देते हैं डेथ पर। बस इसके लिए यही है, मैं मतलब किसानों से थोड़ा ये अपील करना चाहूँगा। एक तो वो कोई भी काम करे सावधानी से करे, क्योंकि जिंदगी बड़ी बहुमूल्य है। 5 लाख रुपए से तो कोई काम जिंदगी कटती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो अपनी FIR कराएं और अपना पोस्टमार्टम कराएं, क्योंकि ये हमारे लिए मैंडेटरी है दोनों। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश के कई राज्य इस समय बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें सोमवार यानी 2 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, अंडमान निकोबार, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। दो दिन पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस में हुई एक छात्रा प्रियंका का आत्महत्या के मामले में और भी उलझा जा रहा है। प्रियंका का शव विश्वविद्यालय के ही होम साइंस डिपार्टमेंट के एक स्टोर में पाया गया था और वह फंदे से लटकती हुई मिली थी। छात्र संगठनों के घर वालों के दबाव में कल पुलिस ने जब प्रियंका का पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह आत्महत्या में तब्दील हो गई। इस मामले में घर वालों की तहरीर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के होम साइंस के विभागाध्यक्ष और कर्मचारियों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिसको लेकर छात्र संगठनों ने कई पदाधिकारियों ने मिलकर विश्वविद्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया और प्रियंका को न्याय दिलाने की बात कही। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान खेतों में बने गड्ढे में एक किशोर की डूबकर मौत हो गई। यह पूरी घटना जालौन कोतवाली क्षेत्र के सीकरी राजा गांव की है, जहां एक किशोर की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वहीं
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। 15 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ब्रेक दी चेन मुहिम के चलते लागू कोविड प्रतिबंधों में राज्य सरकार अब ढील देने का फैसला कर चुकी है। कोरोना के अधिक प्रभावित 14 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में सरकार ने ढील देने का ऐलान कर दिया है। मुंबई में जारी कोरोना संबंधित प्रतिबंधों पर फैसला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही लेगी। हालांकि सभी जरूरी और गैर जरूरी दुकानें सप्ताह के सभी दिन रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। शनिवार को सिर्फ 3 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। वहीं रविवार को बंदी जारी रहेगी। यह आदेश शॉपिंग मॉल्स पर भी लागू होगा। नए आदेश के मुताबिक सभी पब्लिक गार्डन, प्लेग्राउंड, वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए खोले जा सकते हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। काम की समय विधि ऐसी तय की जाए जिसमें भीड़ से बचा जा सके। जहां वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम हो सकता है वहां इसे जारी रहने दिया जाए। अनिल देशमुख भी ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। अनिल देशमुख ने ईडी को फिर पत्र लिखा। पत्र में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस रहते समन कैसे भेज सकता है। जांच के विषय में कॉपी देने की मांग पर अनिल देशमुख अड़े हुए हैं। अब इसी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहते हैं, आपको भी सुनाते हैं। मुझे विश्वास था अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अब उन्होंने पत्र भेज दिया क्योंकि अनिल देशमुख को पता है कि उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति, 100 करोड़ के घोटाले की मनी ट्रेल, सब डॉक्यूमेंट ईडी के पास है। मेरा प्रश्न शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी से है, वो अनिल देशमुख को ईडी के सामने पेश होने के लिए क्यों नहीं कर रहे? क्या उनके भी मन में डर है? उनके मन में भी मुझे ये मान्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तोड़फोड़ की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब, संजय राउत, नवाब मलिक, आपके घोटालेबाज नेता मंत्री इतना घोटाला कर रहे हैं, हजारों करोड़ लूट रहे हैं और फिर भी जांच एजेंसी के सामने नहीं जा रहे। उनके बारे में भी तो कुछ बोलो। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पिछले दिनों ट्वीट के जरिए एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अधिकारी मेरे और मुख्यमंत्री के बीच गलतफहमियां पैदा करने छोड़ दें। मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए मेरी फाइलें रोकी जा रही हैं। विज के इस बयान को लेकर इंटरनेट मीडिया पर अलग अलग ढंग से इसको देखा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली राय बीजेपी की साझीदार जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला की रही। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय सिंह ने विज के इस ट्वीट पर किसी मीडिया कर्मी को जवाब दिया कि इसमें किसी घोड़े की गलती है। घुड़सवार को घोड़े की लगाम ठीक से पकड़नी आनी चाहिए। अब दिग्विजय को ये बात खुद कही या किसी के कहने पर, ये तो वे ही बता सकते हैं। पंजाब में सोमवार को सभी सरकारी और गैर सरकारी प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। बात की जाए तो रूपनगर की, तो जिले में स्कूल खोलने को लेकर अध्यापकों ने पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली थी। वहीं काफी लंबे समय के बाद स्कूल जाकर बच्चों के चेहरे पर भी खुशी नजर आई। साथ ही स्कूल प्रशासन ने कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की पहले दिन की पढ़ाई कराई। वहीं अध्यापकों ने स्कूल में कोरोना नियमों के सख्ती से पालन करवाया। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सुरिंदर कौर CSP हवेली कला। साढ़े अज सरकार ने बच्चे 2 अगस्त के खोले बहुत वधिया किया है, क्योंकि साडा अगे जो मैथ का पेपर हो रहा है उन्होंने तैयारी चंगी तरह से करा सकते हैं।
ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ जो ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ हो सके ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ पेरेंट्स। पंजाब में स्कूल खुले और क्लासरूम से पहले जैसी रौनक देखी गई, लेकिन कोविड गाइडलाइंस के चलते बच्चों पर एक निश्चित दूरी पर बिठाया गया और हर बच्चे के मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है और अध्यापकों की वैक्सीनेशन होना भी जरूरी है। इन शर्तों के चलते स्कूल खुले और बच्चे बेहद ही खुश नजर आए, जिनका कहना है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फर्क था। ऑनलाइन क्लास में जाते समय कभी नेट नहीं था तो कभी समझ में नहीं आता था। अब स्कूल से आए हैं तो उनके पुराने दोस्त मिले हैं और ऑनलाइन शिक्षा से भी छुटकारा मिला है। ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ऑनलाइन क्लासेस नहीं लग ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਟੀਚਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਬਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਝਿਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾसिल कर सकें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के खतरे के बीच सोमवार को स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो गईं। 10वीं और 12वीं तक के बच्चों के स्कूल नियमित खोले जाएंगे, जबकि 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे परामर्श के लिए स्कूल आ सकेंगे। बिना मास्क शिक्षक और विद्यार्थी कैंपस में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्कूल गेट पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूलों में हाजिरी को अनिवार्य नहीं किया गया है। हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते वे घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को SOP की सख्ती से पालन करने को निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षा निदेशक और जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों से बात कर उन्हें हिदायत दी कि नियमों में किसी भी तरह की ढील न बरती जाए। स्टूडेंट तो अभी पता नहीं होंगे बहुत, लेकिन हमने तैयारी की है। मास्क लगाना चाहिए हमको और एक किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए और हम सैनिटाइजर लिया है और दूरी रखनी चाहिए 1-2 गज की, 1 या 2 गज की। ये सारा आप फॉलो करेंगे सारी चीज़ें? हाँ जी। और एक चीज़ और बताइए, कैसा लग रहा है आप कितने लंबे समय मुझे अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे और जितनी घर में नहीं होती पढ़ाई उतनी स्कूल में अच्छी होती है। बंगाल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही, जिससे नदियां उफान पर हैं। कई जलाशयों से पानी छोड़े जाने के बाद नदियों ने रुद्र रूप धारण कर लिया है। कई जगहों पर उनके तटबंध टूट गए। इससे निचले इलाकों में भारी बाढ़ आ गई। गांव के गांव जलमग्न हो गए। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि हुगली जिले में राहत और बचाव कार्य के लिए सेना उतारनी पड़ी। हुगली जिला का आरामबाग सब डिवीजन की तरह पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर दीपा प्रिया के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन के अन्य अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हैं। गोघाट, पुरसुरा और आरामबाग के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप
खानाकुल ब्लॉक में देखा जा रहा है। बीते 2 दिनों से बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए आखिरकार सेना के जवान को उतारना ही पड़ा। इतना ही नहीं, बचाव कार्य के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का सहारा भी लेना पड़ा। खानाकुल के धानोगढ़ी इलाके में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से आरामबाग लाया गया और उन्हें राहत शिविरों में रखा गया। यूपी के महोबा में सुहास पुलिस चौकी के पास 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर एक खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि पास में पुलिस चौकी होने के बावजूद भी विवाद के समय कहीं भी पुलिस नजर नहीं आ रही है। बता दें कि इस विवाद में महिलाएं, बच्चे और पुरुषों के बीच जमकर लाठी डंडे और बेल्ट चल रहे हैं। वहीं विवाद के बाद पुलिस ने मामले में 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पूरा मामला महोबा कोतवाली क्षेत्र के सुभाष पुलिस चौकी के सामने का है। थाना कोतवाली के अंतर्गत ये सुभाष चौकी के अंतर्गत 2 पक्षों में मारपीट, कल रात को मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इसमें लगभग 4 से 5 लोग घायल हैं जिनका मेडिकल कराया गया है। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। वजह सामने आई किस बात की? नहीं, ये बता रहे हैं कि नाली के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। नाली पे कुछ पत्थर लगा हुआ था, उसको हटाने के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को जानते हैं और इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और वर्तमान में स्थिति ठीक। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।